बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का ये। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस ऑफ द डे हमारे जो पेड ग्रुप में चलता है उस वाली सीरीज का ये पार्ट 5 है। ठीक, कि फार्मर्स के बिल जो अभी गवर्नमेंट लेके आई है और उनसे रिलेटेड फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा किसान आंदोलन आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के अराउंड चल रहा है और कई लोग, सरकार भी अपनी बात मानने, मतलब किसानों की बातें नहीं मान रही है, किसान की सरकार की बातें नहीं मान रही है। इनसे संबंधित यार क्वेश्चन मैंने पूछा था सिंपल सा कि 3 वो कौन से बिल हैं जो जिसपे फार्मर्स जो है नाराज हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनसे क्या इशू है, क्या प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिए अपने उसमें, और क्या इशू है। खाली ये 2 चीजें इसमें पूछी थी, तो मैं इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे पूरी एक एनालिसिस दूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अनबायस्ड है, ना ये सरकार के फेवर में है ना ये किसान के फेवर में है। ये दोनों की ने क्या कहा है, क्या कह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है हमारा ये विश्लेषण होगा, यहाँ पे एनालिसिस होगी पूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत ही ज्यादा मतलब ज्वलंत इशू जो है उस पर आज बात कर लेते हैं। ठीक, तो पहले ये बता दूं कि जैसे ये वाला जो पीडीएफ है मैंने बताया है आप लोग के लिए, उससे पहले हमारे पेड ग्रुप में किस तरीके से ये चीज चलती है क्वेश्चंस का ये बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा था, ठीक है, कि फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर बिल और फार्मर प्रोटेस्ट जो है उससे रिलेटेड कौन से हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने लिखा है यहाँ पे आंसर्स, हेमंत जी ने और ये गुरनाम सिंह जतवार जी ने। अब देखिए ये टेढ़ा करके दे दिया, मैं इसको सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे होगा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा फोटो खींचते समय। और कई लोगों ने दिया है, तो चलिए पहले अपनी एनालिसिस में कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं टॉपिक क्या है, उसके बाद फिर आपके आंसर्स भी, आपके नोट्स भी इसमें यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है कि आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, फार्म आए, फार्म बिल आए। अब ये फार्म बिल जो है हमारे फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। आपका जो है फार्मर्स लॉ जो है, फूड सिक्योरिटी हो गई, फूड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको कैसे ट्रेड किया जाएगा, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, कहाँ बेच सकता है फार्मर, कहाँ नहीं बेच सकता है, कौन खरीदेगा, कौन इसमें हेल्प करेगा, किस तरीके से क्या चीजें हैं, बड़ा मुद्दा हो चुका है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अभी भी रूरल एरियाज में जो जनता है वो करीबन 70% से ज्यादा लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की। और इस एग्रीकल्चर में अभी भी 50% लोग जो हमारा लेबर फोर्स है पूरी, उसमें से 50% लोग अभी भी जो है एग्रीकल्चर पे के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ठीक, साथ ही साथ जो ज्यादातर जो फार्मर्स हैं हमारे, मतलब ये एक बड़ी विडंबना है इस बात का कि वो क्या है कि आपके लघु और सीमांत फार्मर, कृषक हैं, यानी कि उनके पास जो है बहुत ही कम जमीन है। और ये माइक्रो एंड स्मॉल वाली, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की बात हो रही है। ठीक है, और 86% है ये, 86% सोचिए, मतलब, और ये बहुत ही गरीब भी हैं, इनके पास कोई अपनी आवाज नहीं है। तो इसी सब से रिलेटेड जो है यहाँ पे ये मुद्दे अब काफी तेज हो चुके हैं। और समझ लेते हैं वो कौन से 3 लॉ हैं। सिंपल सी बात है कि फार्मर जो प्रोड्यूस करेगा, वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्रॉप जो भी बना रहा है, जो भी हार्वेस्ट कर रहा है, उसका ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार वाणिज्य कैसे होगा, संवर्धन। अब यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि हम उसका प्रमोशन और फैसिलिटेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक, 3 लॉ का नाम अभी समझेंगे, फिर उनके बारे में जनरल कंसर्न्स क्या है, चिंताएं क्या है, फिर एक एक उसको उठा के उसके अंदर क्या की प्रोविजन है जो उन्होंने, सरकार ने दिए हैं अपने लॉज में, और क्या कंसर्न चिंताएं हैं उनको जानेंगे। ठीक, अगला क्या है, मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, फार्मर का एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस, मतलब प्राइस एश्योरेंस उनको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जो है इस वाले बिल में मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस बिल में लिखा है कि प्राइवेट वाले भी एमएसपी जो सरकार ने बनाई है उसको, उसके नीचे नहीं बेच सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है आज की तारीख में कि जो एमएसपी, अभी तो ये बिल एकदम बिल है, मतलब एक्ट तो बने नहीं है, और सच्चाई ये है कि जो एमएसपी सरकार जो है देती है, जैसे 1925 रुपए का एमएसपी है धान का, पैडी का, ठीक, राइस जो आप लोग खाते हैं उसका। ठीक, लेकिन अभी भी जो छोटे किसान है, ज्यादातर छोटे ही किसान है, तो वो क्या है, वो 1000 रुपए में और 1200 रुपए में, 900 रुपए तक में भी बिचौलियों को उनको बेचना पड़ता है। ठीक, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम कैपेसिटी है,
उसको मतलब काटना, उसके बाद ले जाना, ये सब काम करने के लिए। तो जब एमएसपी सरकार का सपोर्ट है तब ऐसा हाल है, जब सरकार सपोर्ट नहीं होगा और आप प्राइस एश्योरेंस और इस सब की बातें कर रहे हो, पर प्राइवेट वाला क्या, प्लेयर क्या सोचता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, उसका नाम है प्रॉफिट। ठीक, इसके आगे कोई इमोशनल और कोई भी मतलब दूसरे के बारे में, दूसरे के पैच मतलब फुट में उतर के सोचना, वैसा कुछ नहीं सोचता है वो। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा कौन सा लॉ है, उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब मतलब जरूरी है। ठीक है, अब जनरल कंसर्न या फिर चिंताएं क्या है और जो है क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि ये बिल जो है किसान विरोधी है, पहली बात। ठीक, अब हम लोग देखो यहाँ पे किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं और गवर्नमेंट, जो चीजें सही होंगी उसको सही बताएंगे अपना विश्लेषण में, और जो गलत होगी वो गलत बताएंगे। ठीक, दोनों पहलू को देखेंगे, सिर्फ एक तरफा बायस्ड होकर नहीं चलेंगे। ये बिल किसान विरोधी, ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हिसाब से क्यों कर रहे हैं उसके कंसर्न बता रहा हूं मैं, उनके कंसर्न है। इससे किसानों की फसल की कीमतें कम आएंगी और बीज की सुरक्षा भी कम हो जाएगी, बीज नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। सरकार के हस्तक्षेप को खत्म कर दे रहे हो आप, और खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी भी जो है आपकी समाप्त हो सकती है। ठीक है, और आपका क्योंकि क्या है कि प्राइवेट वाले ये कहेंगे कि यार तुम ये आलू प्याज और ये सब छोड़ो, तुम कैश क्रॉप्स करो। ठीक है, मुझे जो है मुझे चाहिए, जैसे कि पहले आपको अब हिस्ट्री से जैसे जो आदत है आप लोग को करनी चाहिए इंटरलिंकिंग की, कि जो ब्रिटिशर्स आते थे वो क्या कहते थे कि भाई उन्होंने देखा है कि बाहर की कंट्रीज में इंडिगो बहुत ज्यादा बिक रहा है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, याद आ रहा है? ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे सारी चीजें याद भी रहेंगी, कई सारे टॉपिक, और आपकी एनालिसिस भी बढ़ेगी और मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, अभी प्रीलिम्स में भी कर लोगे। हो सकता है घुमा फिरा के पूछ ले। इंडिगो में अब वो लोग यही कहते थे, अब यहाँ पे इंडिया में कई बार फेमाइन आए। फेमाइन का क्या मतलब होता है? भुखमरी बहुत ही व्यापक लेवल पे हो गई, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स ये कहते रहे कि नहीं नहीं तुम एक काम करो, इंडिगो उगाओ। क्यों? क्योंकि उससे उनको ज्यादा फायदा था। तो फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे समाप्त हो सकती है। वो कहेगा नहीं नहीं ये सब नहीं, जिससे उसे फायदा है वो करेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल से एक एक चीज समझेंगे। इसके साथ ही ये बोल रहा है कि कॉर्पोरेट नियंत्रण को भी बढ़ा देगा, मतलब प्राइवेट प्राइवेट मतलब प्रॉफिट। ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है वो। जैसे एजुकेशन देखो, स्कूल्स हैं, जो कुछ भी है, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, हजारों लाखों रुपए की फीस लेके जो है यूपीएससी का 1 साल का कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव है खाली। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका कि ये वे किसानों के शोषण, अब ये कॉर्पोरेट है, अब वो कॉर्पोरेट खाली प्रॉफिट सोचेगा तो किसानों का शोषण भी करेगा। कम से कम इनपुट, कम से कम उनका रेम्युनरेशन पारिश्रमिक देकर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, जमाखोरी, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग करेगा। ठीक, और इसमें यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका भी कोई आश्वासन नहीं है। लॉ में ये कहा गया है कि जैसे मैंने आप लोग पहले एग्जाम्पल समझाया है कि एमएसपी के नीचे जो सरकार द्वारा बनाया जाएगा उसके नीचे नहीं बेच सकते हैं, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है, नहीं बेच सकते हैं। ठीक, तो ये आश्वासन नहीं हुआ ढंग से, नहीं बेच सकते हैं। अगर बेचेगा कोई तो क्या हो सकता है, या फिर किस तरीके से आप क्या जो है आपका फार्मर्स को कौन से आप जो है वो सहूलियतें देंगे कि वो सरकार तक पहुंचे, या फिर उसकी जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनका निवारण कैसे कर सकते हो, रिड्रेसल कैसे कर सकते हो, ये सब के बारे में। चलिए अब एक एक लॉ को उठा के देख लेते हैं। ठीक, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 की बात हो रही है यहाँ पे मुख्य जो प्रावधान यह है कि या क्या भाई एसेंशियल कमोडिटीज क्या है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, रोज के जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, जो फिर जो भी मतलब हम खाते पीते हैं उसमें से, वो तो हमारे एक थाली में होते ही होते हैं। ठीक, तो उन ऐसी जो कमोडिटीज हैं उनको किसी मतलब आपके उनके प्राइजेस को, ठीक, उनके स्टॉक लिमिट्स को, ठीक है, कोई मान लीजिए बिचौलिया है, कोई ट्रेडर है, उसने कोई व्यापारी है, उसने जो है अभी इसको एग्जांपल समझो, अभी कोविड हुआ, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, 50-50 रुपए के सैनिटाइजर 500-500 रुपए में बिके। ठीक, अब उसी तरीके से मान लीजिए प्याज जब कम होता है तो लोग और रोक लेते हैं, और ये लोग के बैठे हुए हैं, सप्लाई जो है मार्केट में नहीं आने देंगे। अब और उसके बाद जब रेट देखेंगे, अच्छा 50 रुपए का भी चल रहा है, कोई बात नहीं, जब 200 हो जाऊंगा तब मैं अपना ये मार्केट निकालूंगा, तो जो है ज्यादा मेरी कमाई होगी। समझ लो, चीज वही लेकिन 200 रुपए में बिक रही है, 4 गुना में, 5 गुना रेट में। तो ऐसी चीजों के लिए क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट का है, जिसके जरिए वो जो है निर्दिष्ट कुछ स्पेसिफाइड जो इसके अंतर्गत आ रहे होंगे, इस लॉ के अंतर्गत जो भी कमोडिटीज होंगी, उनको जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए,
तो उसपे आपूर्ति उनकी सप्लाई और स्टॉक सीमा को निर्धारित करता है। ये की प्रोविजन है। ठीक, अब इसमें क्या है कि मुद्दे क्या है कि स्टॉक सीमा लगाने की कोई भी कार्रवाई मूल्य ट्रिगर पर आधारित होगी। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए जैसे इसी वाले में 50 रुपए थी, तब तक कोई सीमा स्टॉक सीमा नहीं लगा रहे हैं कि कोई भी जो भी ट्रेडर्स बीच में है सब लोग के पास मान लीजिए 100 कुंटल कह रखा है, तो 100 कुंटल उन्होंने बचा के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। ठीक, इसमें जब तक ये प्राइस उन्होंने मूल ट्रिगर, अब ये ट्रिगर कौन मूल्य निर्धारित करेगा, इस पे कुछ ज्यादा साफ तरीके से बताया नहीं गया है। जब तक मान लीजिए इन्होंने ट्रिगर एक मूल्य बना दिया 100 रुपए का। ठीक, अब जब तक ये रेट नहीं लगेगा तब तक जो है ये मतलब इनके ऊपर स्टॉक लिमिट को कंट्रोल नहीं किया सकता है। मान लीजिए वहां पर रेट जो है अब क्या करेगा कि आपका 95 रुपए से तक जो है वो कुछ भी उनको नहीं हो रहा, 50 रुपए से 95 रुपए तक अगर जा रहा है रेट, तो ये भी तो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर आप मान लो कि ट्रिगर वाली बात हो रही है और इन्होंने मंडी में ये उतारेंगे नहीं इस तरीके से, या फिर मार्केट में उतारेंगे नहीं, ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेचने लग जाएंगे। लोगों को तो चाहिए है ही है, वो कहेंगे यार खाने को मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम पैसे क्या करेंगे। तो वो हो सकता है कि 200 रुपए मूल्य ट्रिगर इन्होंने गवर्नमेंट ने बना रखा है, 200 रुपए 100 रुपए का सॉरी, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में 200 रुपए लोग खरीद खरीद के खा रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है अब जो है हॉर्टिकल्चर के लिए उन्होंने ये कहा है कोई भी पिछले 12 महीनों में कोई हॉर्टिकल्चर की कैसे कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि टोमेटो हो गई। ठीक, बागवानी वाली उपज जो है टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, ठीक, अनियन, ये सारी जो है पिछले 12 महीनों में जो भी उनका रेट रहा है उससे, और या फिर पिछले 5 सालों में जो भी उनका रेट रहा है एवरेज, ठीक, औसत, उससे इन दोनों ही प्राइस से अगर कोई जो है किसी एक कमोडिटी का, जब मान लो टमाटर का जो है प्राइस 100% से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मूल्य ट्रिगर कहलाएगा और तब स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ठीक, और जो भी रेट जो है कम होगा मतलब या तो 12 महीने में 100% ज्यादा कोई रेट हो जा रहा है तो फिर भी कुछ एक रेट पे पहुंचेगा ना, 20 रुपए मान लो हो रहा है, और इसमें एवरेज वाले में मान लो जो है आपका 15 रुपए हो रहा है, तो ये कम वाला माना जाएगा, 100% से हुआ है, तो आपका जो समय क्या होगा, ये मूल ट्रिगर ये कहलाएगा और फिर स्टॉक लिमिट की बात करी जाएगी। तो ये बागवानी के लिए हो गया हॉर्टिकल्चर। इसी तरीके से नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ जो होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी खराब जो नहीं होते, उनमें जो है 50% तक के इंक्रीज पे ट्रिगर किया जाएगा स्टॉक लिमिट के लिए। और फिर इसके बाद ये है कि जो स्टॉक लिमिट रेगुलेशन है ये किन पर नहीं लगेगी, तो जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, ठीक, कोल्ड स्टोरेज एग्जाम्पल समझते हैं, वहां पे क्या इनके ऊपर ये स्टॉक लिमिट तब भी नहीं लगेगी। अगर इन लोग को मान लीजिए 50 कुंटल कह रखा है और 50 कुंटल ही इन्होंने रखा हुआ है, तो स्टॉक लिमिट जो है इनके ऊपर ये नहीं लगेगी, चाहे ये प्राइस ट्रिगर हो जाए तब भी। जितनी इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी उसके हिसाब से ये तो कहेंगे कि हमारे पास 50 कुंटल है, 50 कुंटल ही रहेगा। ठीक, ये मार्केट में नहीं उतारेंगे, इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी कि ये उतारें। ठीक, तो चाहे भले ही ये प्राइस ट्रिगर हो जाए तब भी। तो इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए 50 कुंटल इन्होंने मतलब ऐसे दिखा रखा है, लेकिन उसको मेंटेन करते रहें और साथ ही साथ ऊपर जो भी है उसको लेकर और चुपके से बेचते रहें। तो ये वाली चीजें हैं। साथ ही और किस पर नहीं होगा, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, अब क्या करेंगे, ज्यादातर होल्डर्स जिन्होंने अभी तक होल्डर्स मतलब जो ये जमा करते रहते हैं, कालाबाजारी करते हैं, अब इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि मूल ट्रिगर लगने के बावजूद भी स्टॉक लिमिट का रेगुलेशन आपको किन के ऊपर, दूसरा कौन सी है तरीका, कि अगर वो दिखा दें कि एक्सपोर्टर कोई है और बोल दे भाई हम ये प्याज जो है एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो रही, लेकिन हम स्टॉक नहीं निकाल सकते इंडियन मार्केट में क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है। आप समझ रहे हो चीज, ये मतलब आप बाहर वालों को बेचने के लिए और कुछ जो एक्सपोर्टर्स है उनके भले के लिए जो है आप डोमेस्टिक उसमें नहीं उतारोगे। आप मतलब अब इसको इस तरीके से समझो ना कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक्सपोर्टर है वो ये कह दे कि प्याज अच्छा यहाँ पे हिंदुस्तान में मान लीजिए 200 रुपए का हो गया, ठीक, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 हमें इसको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट पे बाहर जाना है, तो हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड है तो हम तो वहीं बेचेंगे, हम हिंदुस्तान में लोगों को नहीं देंगे। ठीक, और ये 200 रुपए अगर यही चीज यहाँ पे डंप करी जाए, मतलब मार्केट भारतीय बाजारों में डाली जाए, तो हो सकता है 200 रुपए से फिर से 50 रुपए हो जाए, लेकिन नहीं, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर के रहने वालों का, लोगों का, और साथ ही साथ इन एक्सपोर्टर्स का।
ठीक। और इसी के एवज में कई सारे जो ये कालाबाजारी वाले ये एक्सपोर्टर वाला लाइसेंस भी ले लेंगे, और जब भी कोई आएगा इंस्पेक्शन करने, अब वहां पे जो इंस्पेक्टर या फिर कोई भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है वो ये भी दिखा देगा। मतलब एक तरीके से ये लूप होल बना दिया ना लॉ में, कि जो यहाँ पे स्टॉक लिमिट को नहीं फॉलो करना चाहता वो एक्सपोर्टर का लाइसेंस ले ले और दिखा दे कि हम जो है डिमांड हमारे पास है एक्सपोर्ट की, तो हम वहां पे इसको करेंगे। या फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट का एक कोल्ड स्टोरेज भी बनवा लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है अगला जो बिल आ गया आपका, पहला हमने एसेंशियल कमोडिटीज पढ़ लिया। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 की बात हो रही है यहां पर। ठीक, जो भी प्रोड्यूस है उसका ट्रेड और कॉमर्स कैसे करेंगे, कैसे प्रमोशन फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट, ये बिल है। अब इसमें कई सारे क्लॉजेस जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है देखने वाले। क्लॉज नंबर 3, 4, क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 14, ये काफी विवादित है ये वाला, और समझ लेते हैं। क्लॉज नंबर 3, 4 क्या कहता है कि फ्रीडम होगी फार्मर को। अब किसान जाकर कहीं पे, मान लीजिए यूपी किसान है, तो वो यूपी के अंतर्गत भी लखनऊ से गोरखपुर और लखनऊ से गाजियाबाद कहीं पे भी जाके वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। ठीक, अपनी एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर। ठीक, पहले उसको एपीएमसी मंडी जाना पड़ता था, फिर वहीं से खरीद फरोख्त होती थी। अब वो कहीं पे भी जाके यूपी इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, या फिर इंटर स्टेट भी कर सकता है। लखनऊ का कोई कृषक है वो जाके एमपी में भी जाके बेच सकता है। ठीक, तो ये हो गया इंटर स्टेट। अब मतलब ये एक तरीके से ये है कि फार्मर जो है कोई एपीएमसी पे कोई उसकी डिपेंडेंसी नहीं, वो बाहर जाके या फिर अपनी स्टेट में बेच सकता है। क्लॉज नंबर 3 और 4 में ये बताया गया है। इसके बाद क्या है, ये प्रोहिबिट करता है, अब यहां पे समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ एनी मार्केट फीस और सेस। ठीक, कोई भी उपकर या शुल्क नहीं लेगा स्टेट की। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है वो समवर्ती लिस्ट में आता है। ठीक, यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें स्टेट भी अपने कानून बनाते हैं, और स्टेट्स ने जो एपीएमसी वाले कानून बनाए हैं। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज आपका जो है ये मार्केटिंग एक्ट जो है एपीएमसी वाला एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट। ठीक है, तो अब यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी उपकर और फीस नहीं लोगे अगर एपीएमसी के बाहर जाकर कोई बेच रहा है, तो वहां जाके नहीं, स्टेट कानून जो है ये नहीं कह सकता है कि भाई तुम ये मार्केट फी और सेस दो। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, सही बात है, लेकिन एक तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो भारत का एक संघवाद की बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक, भले ही क्वासी फेडरल हो, सेंट्रल ज्यादा टेंडेंसी हो, लेकिन अब ये और ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी को, यूनियन को जो है मजबूत कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट वाले जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो है, अगर वो किसान जाके बाहर जाके जो है एपीएमसी मार्केट यार्ड्स या फिर मंडी के बाहर जाके बेच रहा है, तो आप मार्केट फीस और सेस नहीं ले सकते हो। मतलब आप एक चीज समझना, जब ये पूरी बात मैं ये अलग कर रहा हूं तो आपको ये समझना है कि लघु और सीमांत जो कृषक हैं, जो बहुत ही छोटे गरीब इंडिविजुअल कैपेसिटी जिनकी कुछ नहीं है, वो अगर सरकार का, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके सर से अगर माँ बाप का हाथ हट जाए तो वो किस तरीके से, और वो खुले बाजार में खुले जो है उसमें घूमे, तो उसको कौन किस तरीके से ट्रीट करेगा, आप ये समझ लेना। वही हालत एक इंडिविजुअल गरीब छोटा और सीमांत किसान की भी वही हालत होगी। ठीक, उसको निर्भर होना पड़ेगा किसके ऊपर, आपका जो है बिचौलियों के ऊपर, उसका जो है कॉर्पोरेटर्स के ऊपर, कॉर्पोरेट के लोगों के ऊपर, एग्रीगेटर्स के ऊपर, जैसे कि बिग बास्केट, जैसे कि आपका रिलायंस फ्रेंड्स, जैसे कि ये लोग कहेंगे जैसा वैसे ही करना पड़ेगा। और या फिर एक रास्ता है कि वो लोग एफपीओ बनाए, लेकिन यहां पे भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। ठीक, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, इसके बारे में आगे बताऊंगा अभी। ठीक, तो यहां पे ये चीज हो गई। इसके बाद 14 क्लॉज जो है उसमें तो बोला है कि स्टेट का जो एपीएमसी एक्ट है उसके प्रोविजन को ओवर एड कर सकता है ये वाला बिल। ठीक, इस बिल के अंतर्गत सेंटर ये कहेगा नहीं, तुम कोई स्टेट, मान लीजिए यूपी स्टेट के का एपीएमसी एक्ट है उसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारा जो फला फला क्लॉज है इसको हम जो है नहीं मान रहे, हम अपना क्लॉज लगा रहे हैं। ठीक, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत कोई भी एक्ट जो है स्टेट का उसको खारिज किया जा सकता है, ओवर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स और रेगुलेशन भी बना सकती है एक्ट के अंतर्गत। इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक, इसके बाद क्या है आपका
फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन वही वाला अपना चल रहा है। अब इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लोकल फार्मर के पास अब आप वही चीज है, इंडिविजुअल फार्मर, लोकल फार्मर जो है उसके पास एडुकेट डिमांड नहीं होगी कि वो जाके खरीद सके। अब जहां पे आपने सुना होगा कि अरे जहां खेत खलियान होते वहां पे जो है अगर टमाटर लेने जाओ तो बहुत सस्ता होता है, ठीक। अब सस्ता है तो क्या हो रहा है कि लोकल जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसको क्या हो रहा है कि वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड है नहीं कि वहां पे वो बेचे। भाई सस्ता है, उसको लगे कि यार थोड़ा दूर जाके जो है वहां पे बेच देता हूं, ठीक। लेकिन उतनी उसकी कैपेसिटी है नहीं कि वो यहाँ पे जा पाए। तो अब यहाँ पे क्या है कि लोग उसको जो है उससे खरीदना भी नहीं चाहेंगे, इतने ज्यादा डिमांड एमएसपी पे तो नहीं करना चाहेंगे उसकी लोकल मार्केट में, ठीक। क्योंकि वहां पे दाम कम मिल रहा है, वो खुद भी नहीं बेचना चाहता है, दूर वो जा नहीं सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि एमएसपी मतलब किस तरीके से उससे दूर होता जा रहा है, उसको मिनिमम समर्थन, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ज्यादातर किसान जो छोटे और सीमांत हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड ओनर्स हैं, तो उनके पास साधन ही नहीं है कि वो दूर जाके बेच सके, ठीक। तो वही चीज मैंने बताया, एग्रीगेटर, बिचौलिए, इन्हीं के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, ट्रेडर्स, व्यापारी जो हैं, ठीक है। आपका उसके बाद क्या है, कई सारे कमीशन एजेंट और ये सब हो जाएंगे। अब उसको फिर मजबूरन जो है लोअर प्राइस में ही बेचना पड़ेगा, जो कि लोअर प्राइस देन एमएसपी होगा अपने लोकल मार्केट में, ठीक। उसके बाद जो है तीसरा जो बिल है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। अब सरकार कह रही है प्राइस एश्योरेंस भी है, फॉर्म पे सर्विसेज भी तुमको दिला रहे हैं, वहीं तुम्हारे फॉर्म पे आके ही लोग खरीद लेंगे सामान को, और तुम्हारा जो है सशक्तिकरण कर रहे हैं और तुम्हारा संवर्धन भी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो अनुबंध खेती है, उसको बढ़ावा देना चाह रही है गवर्नमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट में कौन होगा, एक तरफ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे बहुत बड़े बड़े, और दूसरी तरफ क्या होंगे, किसान होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन छोटे किसान तो कुछ होता ही नहीं, उनकी तो जीवन रोज 2 वक्त का खाना मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो उनके बीच में भी क्या है, बिचौलिए बैठेंगे, कमाएंगे बिचौलिए, और किसान जो है वाकई में, या फिर बड़े किसान हैं वो कमाएंगे, और या फिर अगर किसान में अगर शक्ति आ जाए, जैसा कि अभी वो दिखा रहे हैं, एक साथ हो जाए, एक स्वर में बोलें, तो काफी काम हो सकता है, ठीक है। तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा गया है कि पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब जहां पे काफी समृद्ध किसानी होती है, वहां पे क्या हुआ कि पेप्सी वाले जो पेप्सिको की जो है आपने चिप्स खाए होंगे लेज नाम से, ठीक। अब ये लेस कंपनी ने जो है वहां के किसानों से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत क्या था कि कह दिया कि तुम्हारे हम आलू तुम लोग से नहीं लेंगे, जो चिप्स के लिए जो हमें आलू चाहिए वो तुम लोग यार आलू बना नहीं पा रहे हो, सड़ा आलू बना रहे हो, स्टैंडर्ड तुम्हारा है नहीं अच्छा, तुम्हारा जो आलू का साइज भी छोटा है, और कई सारे उन्होंने मतलब लेना ही बंद कर दिया। तो आप मतलब ये पहले, और जहां पे किसान भी काफी समृद्ध रहे, पंजाब के किसानों की बात हो रही है, और वैसे आप सोच लो यूपी के किसान, बिहार के किसान, दे आर दे आर इन ए वेरी मच वर्स कंडीशन देन पंजाब के किसान। तो अब आप ये समझो कैसे होगा। तो ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे दो व्यापक चिंताएं हैं। पहला ये है कि नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द टू पार्टीज इन्वॉल्व। भाई किसान जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उसका कुछ भी मतलब प्राइवेट के सामने तो वो कहीं टिकता ही नहीं है, पैसे से, स्ट्रेंथ से, सरकार भी उनके साथ है, ठीक। पुलिस वालों का भी पूरा साथ मिलेगा, तो किसको मिलेगा, आपका प्राइवेट प्लेयर्स को। इंडिविजुअल मतलब ये हो ही नहीं सकता, बिग पॉकेट्स वो अपना इनको खा जाएंगे छोटे किसानों को, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है, दूसरा कंसर्न ये है कि जो गुणवत्ता पैरामीटर्स है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया पेप्सिको के चिप्स वाला लिस्ट, उसने कहा कि आलू छोटा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, टेस्ट बढ़िया नहीं है, टाइम पे दे नहीं पा रहे हो, जल्दी सड़ जाता है, पेरिशेबल ज्यादा है, ये सब चीजें करते हुए इसमें भी गुणवत्ता मानकों पर भी जो है आपका बीच में कोई नहीं है किसान और कॉर्पोरेट के बीच में, और पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा इन्हीं दोनों के बीच में। तो किसान यार, छोटा किसान, उसको क्या पता है, उसको कितनी क्वालिटी कितना मालूम है, आप खुद सोचो। जहां पे फर्टिलाइजर दुकान पे जाता है वहां पे कहता है ये बीज अच्छा है, ज्यादा अच्छी फसल बनेगी, ज्यादा कम उसमें वो लगेगा, बेचारा वहां पे भी तो वो उसी हिसाब से खरीदता है। और ये भी नहीं कि कई बार तो खरीद ही नहीं पाता, हो सकता है बताए भी कोई कि ये वाला ज्यादा अच्छा बीज है, लेकिन उसके खरीदने के पैसे ना हो। कल को जो है बीज बेचने वाले भी प्राइवेट प्लेयर्स बैठ जाएंगे तो वो करेगा क्या। मतलब आप खुद सोचो कितने सुसाइड होते हैं भारत देश में। एक बार मैप बुक खोल के देखना, यावतमल एक जगह है, ठीक, यावतमल जगह है ये आपका महाराष्ट्र में, विदर्भा रीजन में। इसको सुसाइड सेंटर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, एक बार चेक करना अगर खाली टाइम हो तो, ठीक। मतलब एक बार देखना चाहिए कि किसान की क्या हालत है।
हमारे देश में, जो कि हमारा अन्नदाता कोविड की सिचुएशन में भी अगर किसानों ने ना काम किया होता, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि उठा, बाकी सब डूब गए। ठीक है, किसानों ने ही हमको जिंदा रखा। तो इसको जरा सोचिएगा और समझिएगा और देखिएगा एक बार। दूसरा पैरामीटर वही गुणवत्ता मानकों में भी एक तरफ कॉर्पोरेट बैठा हुआ, दूसरी तरफ छोटा किसान बैठा हुआ, किसकी सुनी जाएगी आप बताओ। ठीक, और क्वालिटी भी एस्पेक्ट बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। अगर ये कॉर्पोरेट ये कहने लग जाए कि हम जो है, जो हमें पंजाब में मिल रहा है, जो हमें बिहार में मिल रहा है, जो हमें अच्छी अच्छी जगह आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, वही चीज हम हर जगह कराएंगे। अब आपको पता है, अगर आप गन्ने की खेती, शुगर केन की खेती अगर विदर्भा वाले रीजन में लगाओगे, ठीक, जहां पे मैंने अभी बताया, तो वहां पे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। गन्ने खेती में 11-12 महीने की किसानी होती है उसमें। ठीक, अगर आप पूरे इंडिया में सेम चीज को लागू करने की कोशिश करोगे और सेम क्वालिटी चाहोगे, तो क्या होगा, आपका जो एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो तो नष्ट होगी, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। ठीक, पेस्टिसाइड एक साथ मतलब इतने ज्यादा म्यूटेशन करके हो सकता है कि एक साथ पूरा उड़ा दें। तो ये सारी चीजें हैं, और क्योंकि कॉर्पोरेट वाले सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं तो वो कुछ सुनेंगे भी नहीं। तो इसी संबंधित यहाँ पे हमारी चीज हो जाता है। अब आप लोग से मुझे ये चाहता हूं मैं कि आप लोग कमेंट करें, पेड ग्रुप वाले जो है मैसेज करके अपना डिस्कशन ग्रुप में भी दे सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है। पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पूरे जो फार्म बिल्स हैं उनसे रिलेटेड क्या शॉर्ट टर्म क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं। ठीक है, दोनों उसमें आपको आंसर देना है। और साथ ही साथ कुछ आप आगे भी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हो, जैसे कि एमएसपी से रिलेटेड ये GS3 में दे रखा है पूरी चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाला टॉपिक जो मैं आज करा रहा हूँ आपको, APMC के एसेंशियल कम्युनिटीज क्या क्या होती है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो E-NAM चला था उसका क्या हुआ, अब और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, इन सबको आप लोग को पढ़ना है। और हम लोग का जो है PFO और UPSC का जो है चल रहा है पेड को, अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग 8564880530 पर UPSC का 15 दिसंबर से जो चालू हो रहा है पेड ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और EPFO पे भी 22 तारीख चालू हो रहा है, उसको भी ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हमारे पेड ग्रुप वालों ने किस तरीके से इसमें लिखा था। ठीक, तो पहला वाला तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जतवार जी ने लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने नाम लिखा, मैंने पूछा ही इतना था कि नाम सिर्फ लिखिएगा, और साथ ही साथ जो है क्या उसमें देखो गोल क्या है कि फार्म बिल लीगली इंश्योर करना, इंडियन फार्मर का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कि MSP आपको देना, ये सारी चीजें हैं। डीजल के प्राइस भी घटाया जाए, ये भी एक बात हो रही है। अगला क्या है, यहाँ पे हेमंत जी ने लिखा हुआ है, हेमंत जी ने लिखा है कि फार्मर बिल और प्रोटेस्ट क्या है, बिल के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ क्यों उससे रिलेटेड कर रहे हैं ये भी बात बताई गई है कि यहाँ पे कौन सा बिल है, एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन एश्योरेंस वाली बात है, प्राइस एश्योरेंस वाली। ठीक, जिसमें कि फार्मर को एंगेजिंग विद द प्रोसेस, होलसेलर, एग्रीगेटर वहीं बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, ये सारे हो गए प्राइवेट प्लेयर, और ये सारी बातें हैं इसमें। साथ ही साथ फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड, ठीक, इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, फार्मर ट्रेडर एंजॉय करेगा, कहीं भी आके कर सकता है, बैरियर होगा। ठीक, इन्होंने मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें कही हैं वो लिखा है। एसेंशियल कमिटीज मतलब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं इस पे पूछ रहा था। ठीक, तो थोड़ा सा ये अलग हो गया यहाँ पे। और ये क्या है करेगा कि सीरियल और ये सब पोटैटो, अनियन, पल्सेस, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। और ये प्राइवेट प्लेयर्स, इट विल हेल्प टू लेसन द फियर्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सेसिंग रियलिटी। ठीक है, मतलब दोनों ही दो प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ये चीजें जो कंसर्न्स हैं किसानों के, उसको तो उसमें तो मिट्टी डालनी पड़ेगी सरकार को, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलता है कि आप सिर्फ अपनी बात जो आपने रख दी आप, क्योंकि इसमें कंसर्न थोड़े और भी हैं कि जब ये बिल पेश किए गए और पास हुए तो जो है इस पे बहुत ज्यादा, एक तो डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में, दूसरा डिस्कशन बहुत ज्यादा स्टेट से भी नहीं किया गया। जब आप बात ही नहीं कर रहे हो और इम्पोज करोगे किसी के ऊपर, आप घर में देख लेना करके ये काम, अपने भाई बंधु, बीवी पत्नी, जिस पे भी पति पत्नी जो भी है, किसी पे आप ये कहते हो कि आज से ये होगा, तो जरा देख लेना क्या रिएक्शन आता है सामने से। ठीक, ये नया जी ने लिखा है, फार्म बिल 2020 से रिलेटेड तालाबंदी के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के लिए संसद में ये लाया गया है। ठीक, और इसमें जो है पहला संवर्धन सुविधा विधेयक वाली बात करी है। APMC मंडियों के बाहर भी अब बेच सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बाधाओं को खत्म कर दिया गया है। और APMC बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर, ये लेवी अब नहीं देना पड़ेगा। अच्छी बात है,
बढ़िया है, बट जो फार्मर्स के कंसर्न्स हैं उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। आश्वासन और सशक्तिकरण वाली बात हो रही है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट समझौता, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो अनुबंध वाली चीज़ें होंगी, समझौता किसी भी कृषि उपज गुणवत्ता, ग्रेड, मानकों और इन सब के लिए होगा। ठीक, आवश्यक जो वस्तु वाला एक्ट है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि अनाज, दल, तिलहन, ये याद कर लेना। हो सकता है लिस्ट में यूपीएससी यही पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन कौन से आपके एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उनमें से एक ऐसा होगा जो नहीं आ रहा होगा और बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आपने ये लिस्ट एक बार पढ़ी होगी तो आप कर लोगे उसे। ठीक है, तो उसी तरह बागवानी उत्पादों का अलग बताया है, बागवानी उत्पादों में 100% वृद्धि। ठीक है, बढ़िया। और जो नॉन पेरिशेबल हैं, जो देर से जो होते हैं खराब, उनमें 50% का जो है दिया गया है। मधु जी ने यहाँ पे लिखा है संसद में कृषि बिलों को पेश किया गया है। इसमें यह है कि आपका एपीएमसी अपनी उपज का कृषि उपज समिति के नियमित बाजारों के बाहर बेच सकते हैं और नियंत्रण विपणन यार्ड या मंडियां हैं, इसलिए किसानों के पास स्पष्ट विकल्प है कि वे किसे बेचना चाहते हैं। मतलब वो किसी को भी बेच सकते हैं अपना। लेकिन क्या किसान इसमें ये कर पाएगा जो लघु और सीमांत वाला है, वो करेगा कि कोई बिचौलिया आके करेगा? आप खुद बताओ। अभी भी ये सारी चीजें हो रही, मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में बताए हैं कि अभी भी एमएसपी होने के बावजूद भी, अगर मैं आपको यूपी का बताऊं हाल, अभी धान खरीद हो रही है, चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा था कि कई सारे किसानों को बिचौलिए आके खाली 1925 जगह जो है सिर्फ 1000 रुपए दे रहे थे। ठीक, अब अभी तो फिलहाल देखा जाए तो योगी जी की इसमें यहाँ तारीफ करने वाली बात है कि वहां पे उन्होंने 1076 करके एक नंबर दे रखा है, जिसमें जन सुनवाई वाला पोर्टल है उनका। कोई भी इंडिविजुअल उस पर काम फोन करके सीएम के उसमें ऑफिस में डायरेक्टली बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब जब लोगों ने कॉल किया तब उनके लिए जो है पूरे तुरंत ही एडीओ और कई सारे जो है वो लोग आके कॉल करने लगे, अच्छा बताइए कितना है, आपको पूरा विक्रय मतलब ये क्रय केंद्र जो है वहां पे जाइए, आपको पूरा प्राइस मिलेगा एमएसपी का। तो यहाँ पे भी सरकार थी और वो भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो ये काम हो गया। लेकिन कल को जब ये लोग सरकार ही बीच से हट जाएगी तो कैसे होगा? जो अपन जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर की बात तो है, ठीक, लेकिन यहां पे जिसकी आत्मा ही गरीब किसान के शरीर पर निर्भर नहीं है, मतलब वो कभी भी मर सकता है, उसकी इतनी बुरी हालत है, वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? मेरा बस आप लोग से यही सवाल है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बताई हैं, अलग अलग बुल के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या चीजें हैं वो बताई हैं। फॉर्म बिल के बारे में बताया, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी थोड़ा सा इसमें लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो है सृष्टि जी का ये है अगला, इसमें इन्होंने क्या बताया है देखिए, कई सारे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं बढ़िया से। फार्मर प्रोड्यूस बिल, और ये तीनों नाम लिख दिए जैसा पूछा था बिल्कुल वैसे ही। वाई, हाँ, ये चीज लिखने वाली है ना कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इन तीन बिलों के खिलाफ, कि मतलब एग्जिस्टिंग मंडीज जो हैं ये एक्सक्लूडेड हो गए हैं डेफिनेशन से। और अच्छा, इसमें कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये मंडी में जो कार्टेल है या मंडी में जो बड़े बड़े आड़तियां हैं वो ये किसानों के साथ बैठ गए और ये चाह रहे हैं कि एपीएमसी ने मंडी ना हटे ताकि उनका वर्चस्व कायम रहे। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो इसको भी सबको हटाने के लिए हमें किसके पास जाओगे? क्या आप, मैं और छोटा किसान ये जाके ये सब काम को खत्म कर सकते हैं क्या? हमें गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हमने चयनित किया है कि हमारी बात रखे। ये हमने गवर्नमेंट को इसलिए नहीं बनाया है कि वो हमारे ऊपर ही चीजों को जो है थोप दे और फिर बाद में कहे कि आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तरीका है, ठीक है, उसके लिए आपको उनको जो है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये ठीक है, इसमें अधिकार आप दो ना, फार्मर्स को अधिकार दो कि वो करे, चूज करे। है, फार्मर्स को ये हो राइट टू जो है आपका, फिर वो भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल वाला भी होना चाहिए। ये है आत्मनिर्भरता कि सरकार में कोई अगर सही से काम नहीं कर रहा है एमएलए तो उसको हटाने की भी होना चाहिए जनता के पास ऑप्शंस। ठीक, ये होती है आत्मनिर्भरता कि आप जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लोगों पे आप कर सको। इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं, गवर्नमेंट को फुल ही लिखा करिए। ठीक, और फुल फॉर्म में क्रिएशन एडिशनल मंडी और प्रोड्यूसर से दे कि एपी एक पोर्शन लिखा है, जैसे मैंने आप लोगों ने मेरा पहले इस वीडियो की शुरुआत में जैसे एनालिसिस करी है वो पूरी चीज आप लोगों को बतानी चाहिए। उदित जी ने लिखा होगा यहाँ पे वहीं हरे और लाल पेन से काले के साथ में, बढ़िया है। इन्होंने तीनों के नाम लिखे हैं। फिर बिल 1 का क्या है कि बैरियर फ्री इंटरेस्ट रेट आप कर सकते हो और आपका जो है होलसेल मार्केट में भी जाके जाने की दौड़ने की जरूरत नहीं, लाइसेंस
मिडिलमैन जो है वुड बाय ईच एपीएमसी हैड लाइसेंस मिडिलमैन होता था, जिसके जो बाय करता था फार्मर साइड प्राइस सेट बाई ऑक्शन बिफोर सेलिंग टू द इंस्टीट्यूशनल। बिल्कुल सही है, यही होता ही है। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी इन्होंने। साथ ही चेंजेस क्या किए हैं गए हैं, अब सेल डायरेक्टली सेल कर सकता है, और ये सारी 2 हेक्टेयर से कम जो है वो ज़्यादातर 86% है, यानी एनएसएसओ को डाटा है। ठीक, 2 हेक्टेयर से कम है जो जिनके पास जमीन है। ठीक, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे फार्मर के ऑब्जेक्शन क्या है, प्राइवेट मंडी होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव विद ओपनिंग ऑफ प्राइवेट मंडी अगर खुल जाएगी तो एग्जिस्टिंग एपीएमसी बंद हो जाएंगी, जो कि 7,000 इंडिया में अभी मतलब एक पैटर्न बना हुआ है। आप एकदम से नहीं खत्म कर सकते हो किसी चीज को, धीरे धीरे उसका फेजेस में लाना चाहिए। नो टैक्स ऑन प्राइवेट मार्केट में कोई नहीं लगेगा, रिमूवल ऑफ जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक, अब नोट किया उन्होंने कहा है कि देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फार्मर्स टू सेल एल्सवेयर अर्लियर ऑल्सो, पहले भी ये था। ठीक, इम्पैक्ट क्या है, लेकिन अर्लियर वाले में एमएसपी नहीं मिलता है ना भाई, चक्कर है ये। अर्लियर वाले में क्या होता है कि फार्मर, क्योंकि अभी भी वही चीज है, फार्मर इतना गरीब, इतना उसके कैपेसिटी इतनी कम है कि वो, कई सही बात है, एपीएमसी में जाके बेच ही नहीं पाता था। ठीक, तो वो अगर यहाँ पे 1900 रेट चल रहा है तो वो वहां पे बिचौलियों को दे देगा 900 1000 रुपए में, और ये बिचौलिया जाके पूरे 1925 रुपए कमाएगा। ये हो रहा है अभी भी। ठीक, और बाद में क्या ये जो गवर्नमेंट के पास अभी तक जा तो सकता है अर्जी लेकर, कि बाद में क्या होगा अगर सिर्फ प्राइवेट में सीधे आप कर दोगे तो। ये सबसे बड़ा यहाँ पे है। ठीक, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इसमें करेगी, बताया उन्होंने, और इसमें डिमांड इज लिंक टू एमएसपी की कॉन्ट्रैक्ट मतलब वाले जो है वो एमएसपी के नीचे खरीद लेंगे। एसेंशियल कम्युनिटीज में होर्डिंग की बात करेगी, लिमिटेड बिफोर दिस अनलिमिटेड स्टॉकिंग कैन लीड टू आर्टिफिशियल प्राइस। बिल्कुल सही बात है। और ये जो बड़े बड़े बिचौलिए हैं, ये आपके आड़तिये जो होते हैं, ट्रेडर्स जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल प्राइजेस जो फूड के प्राइजेस हैं, जैसे कि आपका अनियन हो गया, टमाटर हो गया, इन सब के प्राइजेस को घुमा सकते हैं अपने हिसाब से। ये स्टॉक मार्केट जैसा हाल हो जाएगा, सट्टा बाजारी टाइप से, कि किस तरीके से सामान रोक रखा, जब उनका मन किया तब उन्होंने मार्केट में डाला, सामान नहीं मन किया तो अभी बैठे हुए हैं चुपचाप। वो अभी हर्षद मेहता वाला स्कैम 1992 देखा ना आपने, एक बुल है, एक बियर है, बुल है। बुल चाहता है कि हमेशा जो है मार्केट रेट बढ़ते रहें, बियर चाहता है कि नीचे रहें। तो काफी मतलब एक प्रिडिक्टिबिलिटी एक वाली बात खत्म हो जाएगी। और फार्मर के साथ दिक्कत क्या है, अगर उसको प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं है, उसको पता नहीं है कि कितना प्राइस को मिलेगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा उसके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि वो कुछ पैसा वैसा लगा सके या फिर झेल सके, तो वो क्या करेगा। अभी जैसे किसान को पता होता है कि अच्छा दालों के दामों में एमएसपी बढ़ाई गई है, और फार्मर को ये भी है कि इंश्योर्ड है कि भाई एमएसपी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी जो सरकार ने दिया है, तो वो फिर उसको उगाता है। एमएसपी भी इसीलिए क्रॉपिंग सीजन के पहले दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये सब एश्योरेंस नहीं रहेगा, प्राइवेट वाला आज मान लो उसने कह दिया 500 रुपए, कल आप पहुंचे उसने कहा ऐसा यार ये क्वालिटी ठीक नहीं है, और ये तुम टाइम से नहीं लाए, और तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 100 रुपए लिया, तो क्या करेगा वो तब भी बेचेगा था, कुछ तो मिले उसको। लेकिन अब किसानी में एक चीज और भी है, रेगुलर इनकम होती नहीं है हर मंथ। ठीक, अब जो जैसे आपने धान किया, मान लीजिए पैडी किया जो राइस होता है, तो आपका 3 महीने के बाद मान लीजिए हो रहा है, तो 3 महीने तक उसके बाद रेगुलर इनकम, रिकरिंग इनकम नहीं है। अब एक साथ के बाद अब वो इतना वो हो चुका होगा परेशान कि उसके बाद जाके आप आधे दाम भी दोगे तब भी वो पकड़ेगा कि कुछ तो हाथ में है उसके। किसानी इतना आसान नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी कह दे कि आपका जो है ये आज से हम ये बंद कर रहे हैं, आपको छुट्टा छोड़ दिया, जाइए आप कहीं पे भी किसी को भी बेच सकते हो, एंजॉय करो, और अब तो बहुत सब कुछ खत्म, बहुत ही बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं है भाई, अब जिम्मेदारियों से आप हट नहीं सकते। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे अगर दुनिया चलेगी तो किसी जो मतलब जो लोग दबे हुए हैं वो और दबते चले जाएंगे, और जो लोग अमीर हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे और अमीर होते चलेंगे। अभी आपने कोविड वाले में देखा होगा कि जो लोग पहले से अमीर थे वो और बहुत ज्यादा अमीर बन गए, मतलब, और जो लोग गरीब हैं वो कितने, अभी जैसे मैं कल परसों पढ़ रहा था कि करीबन 1.5 लाख या 2 लाख से ज्यादा के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। लोगों ने, जीएसटी कौन नंबर लेता है जब बिजनेस चालू करने होते हैं, और जब वो अभी बंद कर रहे हैं तो क्या रीजन है, आप समझ रहे हो ना क्या बात है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बढ़िया बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और बाकी जो पॉइंट नहीं लिखे होंगे वो मेरी वाली एनालिसिस से देख के इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी ये देखिए, ये तरीका बहुत अच्छा है, 3 वाले लिखिए, उसके नीचे क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक,
ये तान्या जी ने भी देखिए बढ़िया से इसको पेश वो किया है, प्रेजेंट किया हुआ है। फार्मर बिल क्या है, तीनों हो गए, ठीक सिंपल। उससे रिलेटेड क्या बात है, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये एक्ट, ये बताया है। ठीक है, आपका जो है दूसरा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वाला बिल है, कॉटन फार्मिंग और इन सब की बात हो रही है। एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट वाले के बारे में बताया। अब नीड फॉर रिफॉर्म क्या होना चाहिए, ये देखिए वहीं क्लस्टराइजेशन, कार्टेल बना लेना। मान लो आप फ्रूट की एक मंडी में जाते हो, वहां पे वो कह देगा कि कोई भी सब लोग 10 15 20 30 लोग जो हैं वो लोग मिलकर कह देंगे कि भाई ऐसा है कि आज सेब जो है वो 150 रुपए से नीचे कोई नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसको तो या तो पहले हम उसको निकाल देंगे या फिर कोई बेचो मत, इसके ऊपर जितना बेच सकते हो बेचो। ठीक, ताकि मतलब सब लोग कमाएं, ऐसा ना हो। तो ये कार्टेलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि ओपेक जो कंट्री मैंने आप लोग को बताया भी, वो भी एक कार्टेल है, ऑयल को रेगुलेट करता है अपने हिसाब से, कब सप्लाई करना है, क्या ऑयल का प्राइस होना चाहिए, ये सारा कुछ चीज़ है। ठीक, रिजल्ट फॉर रीजन प्रोटेस्ट के लिए क्या है, इस पे थोड़ा सा इन्होंने कम दिया है। पहले ये लिखना चाहिए था और फिर रिफॉर्म लिखना चाहिए था। ठीक है, साथ ही साथ चलते हैं आगे। नंदी शर्मा जी ने लिखा है, नंदिनी शर्मा जी ने, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जितना टू द पॉइंट वाली बात है कि सिर्फ नाम लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। एमएसपी हट जाएगा, मेन चीज लोगों का देखो एमएसपी पे ही फोकस हो गया, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैंने अभी पीडीएफ में शेयर मैं कर दूंगा आप लोग के साथ, उसमें जो है बताया भी था। प्रमोद जी का है ये, और इसमें इन्होंने भी नाम लिखे हैं और पर्पस बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, ये भी तरीका बढ़िया है शिवी जी का कि नाम लिखे और उसके नीचे किससे रिलेटेड है। प्रोटेस्ट वाली बात जो है इसमें थोड़ी सी रह गई है। और भंडारण करने की अनुमति, अनुमति युद्ध व आपदा स्थिति छोड़कर खाद्य पदार्थों को आवश्यक सूची के बाहर करना। मतलब क्या चीज़ है ये बता दिया उन बिल के अंदर, उनकी क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कंसर्न है, ये नहीं बताया। ठीक, यहाँ पे किसान की देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है, नियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देगा। तो आप आज आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि मैंने क्यों ये पीडीएफ बना के ये क्यों आज आप लोग को ये किया इस तरीके से, कि मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूछा था कि क्या नाम है 3 बिलों के, उसके बारे में थोड़ी चीज बता देते। ठीक, की प्रोविजन बता देते, और साथ ही साथ वो क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज तीनों पूछी थी ना। अब आप लोग अभी जैसे मैंने पहले ये चीज आज इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ से सब कुछ बताया था कि अब आप लोग खुद आंकलन कर सकते हो कि क्या कमी रह रही है। प्रेजेंटेशन तो वाली बात तो अब आप लोग सीख गए हो, कई लोग जो है करना स्टार्ट भी कर दिए, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो किस तरीके से आप लोग को बनाना है, किस तरीके से पेश करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं जो पूछी गई उसके अनुसार उसको आप लोग को देखना होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ रोज जो है लगे रहिए। दोपहर के समय में आप लोग को ये वीडियो आप लोग को रोज मिलता है। क्वेश्चन ऑफ द डे का ये पार्ट 5 था। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।